कि लास्ट क्लास मैंने मंडे वाली ली नहीं थी एक्चुअली। बच्चा जो मुझे हेल्प करना है के लिए करे, वरना फिर मैं आज अमाइनो एसिड से ही आपका स्टार्ट करती हूँ। ठीक है? बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था आपका, राइट? एक बार यस नो बता दो। चलिए, थैंक यू सो मच प्रिया। तो फिर आज हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए, चलिए, चलिए जी। क्या पढ़ना है अमाइनो एसिड्स? देखो, बहुत ध्यान से हर एक चीजों को समझते और समझते हुए चलिए, प्लीज विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। आपको पता है हम लोग कौन सा चैप्टर से डील कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बहुत अच्छे से आपको मैम ने समझाया होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमोलिक्यूल। ठीक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जिसको आपको मैम ने बाद में मैक्रो और माइक्रो में दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया होगा, राइट? अब बात आ जाती है हमारा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स किस में आते हैं? कौन बताने वाला है? अमाइनो एसिड्स किस में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स? माइक्रोमोलिक्यूल्स में। थैंक यू सो मच। क्योंकि अमाइनो एसिड्स क्या है बेटा? मोर नहीं जी, प्रियांशी जी, कहाँ 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 हैं आप? माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनका वेट जो है 1800 से 800 डेल्टन्स के बीच में रहता है। और अमाइनो एसिड तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अमाइनो एसिड तो क्या करते हैं ना, मोनोमर्स बनाते हैं। बहुत सारे जब अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में तब वो पॉलीमर बनाते हैं, राइट? प्रोटीन बनाते हैं, याद है आपको? मतलब ये अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि अमाइनो एसिड्स क्या है। आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अमाइनो एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। क्या करते हैं वो कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोटीन को। मतलब क्या समझ रहे हो इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे अमाइनो एसिड, चलो आप ही कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम लीजिए मुझे। ग्लाइसिन ले लिया, वैलिन ले लिया, और कोई अमाइनो एसिड्स के नाम जो आपने सुने हो? प्रोलीन है। आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स के नाम तो सुने हैं ना सबने? या अमाइनो एसिड्स के नाम भी नहीं सुने हैं? बताइए जी। नहीं सुने अमाइनो एसिड्स के नाम सच में? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुने तो आज की क्लास में आपने सुने भी होंगे। हाँ जी, खुशी जी, ल्यूसिन, बिल्कुल सही। गुड इवनिंग नुपुर जी। आज थोड़ा सा क्लास मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी बिकॉज जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा है। आप लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है? चलिए जी। ल्यूसिन मतलब हमारे पास ना टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोग माने जाते हैं। कोई बात नहीं नुपुर जी, मैंने एक्चुअली थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया। और ये जो चीज है ना बच्चे, अब वो नेक्स्ट आपके हमेशा से फॉलो की जाएगी। आप लोगों का जो ऑफिशियल टाइम है ज्वाइन करने का दैट इज 10:15। बट आप सारे के सारे बच्चे जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हो, देखो, रात के 10:15 से लेके 11:30 तक तुम लोग मेरे साथ हो, इसका मतलब क्या है कि आप लोग कहीं ना कहीं सिंसियर तो हो। ठीक है, और दूसरी बात कि आप पढ़ना भी चाहते हो, राइट? पढ़ना भी चाहते हो। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का और हम लोग वो कर लेते हैं कि आप 10-15 की जगह 10-10 पे ज्वाइन कर लो, सो दैट उस 5 मिनट में मैं आपसे बातें बातें कर लूं और फिर करेक्ट 10:15 से आपकी जो क्लास है वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है बट बहुत सारे बच्चे जो है कि मतलब जैसे मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं, और अगर उनमें से मैं अपनी बात करूं तो मैं लेट नाइट पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं हूँ। ठीक है, तो 11:30 तक से पहले पहले वो सोना चाहती है। मैम इवनिंग शिफ्ट आप ही लोगे डेली? फिलहाल तो मैं ही लूंगी पलक, अभी जब तक आपका वो फोटोन और कैटलेस वाला नहीं हो जाता तब तक के तो मैं ही लेने वाली हूँ। ठीक है, चलिए जी। क्या हो जाता है? क्यों पलक जी, आपको नहीं पढ़ना है मुझसे? चलो, आपके पास ना 20 अमाइनो एसिड्स हैं लिस्टेड वाले। बट अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स और आ गए हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? दे आर सेलानोसिस्टीन, ठीक है, और पायरोल लाइसिन। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा जी, नेटवर्क इशू तो हर जगह चलते रहते हैं, उसका उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, 22 अमाइनो एसिड्स आज के टाइम पे नोन है हमारे उसमें। ठीक है, अब आ जाता है दूसरी चीज। क्या लिख रहे हो बेटा इतना बड़ा सा? तो मैं नो मैम, वो एग्जाम से पढ़ते हैं तो समझ आता है जैसे कि पूरा आप पढ़ाया करो या कोई और। पलक जी, पलक जी, ऐसा नहीं हो सकता ना। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट करवाना है तो आपको दो दो टीचर से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी।
वो बात अलग है कि एक चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, दूसरा चैप्टर कोई और मैम पढ़ाएंगी, क्योंकि अभी जब आपका बैचेस डिवाइड हो जाएंगे तो जरूरी नहीं है आपको सिर्फ मैं ही पढ़ाऊं, आपको कोई और मैम भी मिल सकती है, ये एक हाई चांस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके 12 आवर्स और 6 आवर्स वाले बैचेस में सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज आप ये मत डिपेंड करो कि एक मैम से पढ़ते हैं तो समझ में आता है, दो मैम से पढ़ते हैं नहीं समझ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स ऑल इन योर माइंड। ठीक है, आपको, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, ये नहीं है कि अंजलि मैम से ही पढ़ने आते हो या फिर XYZ किसी मैम से ही पढ़ने आते हो। ठीक है, आप यहाँ पढ़ने आते हो, आपको पढ़ाई पढ़ाया जाता है, दैट्स इट। उस उसमें ही आपको खुश रहना है। ठीक है, चलिए जी। अब क्या मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स हैं, बट अब जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि 21st और 22nd अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है हमारे पास। उसके अलावा जो एक बात इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ना बच्चे, वो आ जाती है कि ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स, जैसे ग्लाइसिन हो गया, वैलिन हो गया, प्रोलीन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ये सारे के सारे एसिड्स अगर हम सिंगल उसकी बात करें तो ये क्या है बेटा, इनको हम कहते हैं मोनोमर्स। याद है कार्बोहाइड्रेट्स के टाइम पे हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, ये सब हमारे क्या है, मोनोमर्स है। मोनोमर्स मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हमने पढ़ा था स्टार्च होता है या सेल्यूलोज होता है, ये सब क्या बन गए थे, हमारे पॉलीमर्स बन गए थे, राइट। तो उसी तरीके से जो ये मोनोमर्स हैं, जब ये डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं। अब मोनोमर्स सिर्फ एक सिंगल टाइप के हो ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी रैंडम अमाइनो एसिड की जब चेन बनती है ना, तो उसको आप कहते हो पॉलीमर। क्या कहते हो इसे, पॉलीमर। मतलब कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड पॉली। आप या फिर आप सिंपल सी एक लैंग्वेज जो है उसमें जो समझ सकते हो कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्या, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन। ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन। अब क्या कहानी आ जाती है कि अमाइनो एसिड्स क्या है आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। वही बात जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाई। अब ये अमाइनो एसिड्स कितने हैं हमारे पास, 20 हैं, बट रिपोर्टेड कितने हो गए हैं अब, 22। अब आ जाओ एक और नई चीज, नई चीज आपकी वो ये है कि 1 सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर की कहानी ये आ जाती है, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मोर सेकेंड बेटा। इसके स्ट्रक्चर की कहानी ये आ जाती है कि मैंने जैसे ही आपको कहा ना कि अमाइनो एसिड्स कैसे हैं हमारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीधे सीधे मतलब क्या हो जाता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या है बेटा ये आपके, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। कि इसकी बाकी सबके लिए भी साउंड स्लो है क्या, फटाफट फटाफट प्लीज एक बार मुझे यस और नो का आंसर दो। बेटा जी तो कभी अपने एंड से भी देख लिया करो, जरूरी नहीं ना कि मैम का नेटवर्क स्लो हो। एक बार अपनी भी फोन की वॉल्यूम फुल बढ़ा लिया करो, हर बार मैम का नेटवर्क कम हो इसका ये चांसेस 100% नहीं हो सकते ना, कभी कभी आपके एंड से भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इतने सारे बच्चे हैं। अभी आपने ये बोला कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मैम आगे समझ नहीं आ रहा। बेटा जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अमाइनो एसिड्स आपको पता है, अभी मुझे पता है कि आपको सारे अमाइनो एसिड्स के नाम नहीं आ रहे, अभी के लिए ये समझ लो कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं। हम अभी 4 अमाइनो एसिड्स लेके चलते हैं। ग्लाइसिन ले लिया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, वैलिन ले लिया, और आइसोल्यूसिन ले लिया, और प्रोलीन ले लिया। ये सारे के सारे क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, अलग अलग 20 होते हैं, ये उनमें से 4 हैं। ये जो सिंगल है ना बेटा, ये क्या है, इसका मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब कि सिंगल यूनिट है। ठीक है, और ये अगर हम इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, जैसे एक मोती जो होता है वो मोती है, ठीक है, अगर आपने मोतियों की माला बना ली है तो वो क्या बन गया, पॉलीमर। ये आपस में जब बाइंड करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। ठीक है, इस पूरे को अब समझ में आया है गेस। चलिए जी, फिर आ जाता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अमाइनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब आप क्या समझते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कहीं ना कहीं जो इनका बेस बन रहा होगा ना, या जिसे कह सकते हो जो स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं पता लास्ट मैम ने आपको कैसे बताया है, बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब हम उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब है कि जो सेंटर होगा, या जिसे कहते हैं ना स्केलेटन, जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रही है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स है ना, उसमें कार्बन बीच में है और साथ में, अब आपको इसकी डेफिनेशन याद होगी। देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये आप डेफिनेशन पोर्शन में ना भी लिखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो लिखना है वो लिखोगे आप, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव टू फंक्शनल ग्रुप।
कितने? 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? एक हमारा कार्बोक्सिल होता है और दूसरा हमारा अमाइनो होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक साइड हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरी साइड अमाइनो। ये दो प्लेस जो अमाइनो एसिड्स के हैं वो फिक्स हैं, स्टिक कर गए हैं। और एक साइड पे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों क्या है? देखो, हाइड्रोजन का कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रोल नहीं है, इसलिए हम हाइड्रोजन का नाम नहीं ले रहे हैं ज्यादा। बट आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इन तीनों की प्लेस जो है ना बेटा, वो हर अमाइनो एसिड में फिक्स है। ठीक है, कि ये यहाँ पे होंगे ही होंगे। दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? कार्बोक्सिल और हाइड्रो। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 तो हो गए, फोर्थ हमारा यहाँ पे हो जाता है आर, दैट मीन्स वेरिएबल ग्रुप। बिल्कुल, थैंक यू खुशी जी, वेरी गुड। ठीक है, आर हमारा क्या है? वेरिएबल ग्रुप। और वेरिएबल ग्रुप का मतलब आप क्या समझते हो? कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, माइट भी यहाँ पे आपका आर की जगह हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बन जाता है, जिसका नाम क्या होता है? ग्लाइसिन। माइट भी यहाँ पे CH3 आ जाए तो ये क्या बन जाता है? वैलिन। माइट भी यहाँ पे CH, जैसे ऐसे करके CH2 CH3 आ जाए तो ये हमारा कोई और अमाइनो एसिड बन जाता है। तो ये जो पोजीशन है ना बेटा, वो आपकी चेंज होती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? जैसे मैथ्स में आप यूज करते हो ना टर्म कि एक्स वाला, एक्स की वैल्यू बताओ। मैथ्स में होता है ना कि ये आपका सर क्या बोलते हैं, कैसे पूछते हैं मैथ्स में? ये आपका सेमी सर्कल है, 360 डिग्री 180 डिग्री का होता है। ये आपका यहाँ से इतना तक 120 है। ये हमारा एक्स है, तो बताओ कितने वो होगा? ठीक है, मीथेन है, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, कोई भी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक्स यूज करते थे ना, वो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, ये आपका उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है ना, मैं अभी यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ। ठीक है, आप लिखोगे कि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही, बट आप साथ में एक ये पॉइंट भी लिखोगे दैट कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप। क्या है? टू फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? कार्बोक्सिल और एमाइनो। ये देखो डायग्राम में बना भी हुआ है। ठीक है, सेम ही है, बस इसको ओपन कर दिया और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथ साथ में आप लिखते जाओगे ना तो आपको भी याद होता जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो आप याद करने वाला करोगे ना, वो ये कि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। भले ही मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिए, बट आप ऐसे लिख के भी आओगे। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और चौथा होता है हमारा वेरिएबल जो डिसाइड करता है कौन सा अमाइनो एसिड है। अब आ जाइए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये आ जाता है इसका फॉर्मूला। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। कैसा स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने बेटा जी? हमने स्ट्रक्चर बनाया कि ये हमारा कार्बन हमेशा बीच में रहेगा, एक साइड पे COOH ग्रुप रहेगा, एक साइड पे हमारा अमाइनो ग्रुप रहेगा, राइट? और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन रहेगा। और ये जो R है वो आपका अलग अलग अमाइनो एसिड का अलग अलग होता है, किसी का भी सेम कभी नहीं होगा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना, तो इस हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है किस चीज में? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करने में अमाइनो एसिड्स के। किस किस को ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजन का कोई भी रोल नहीं है किसी भी अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए? ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट से यस तो लिख सकते हो। थैंक यू खुशी जी। चलो जी, बाकी बच्चे सो गए क्या? ओके, थम्स अप। चलिए जी, यस लिखा करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा पता चल जाता है कि हाँ समझ में आया। वरना मुझे लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हो कि हाँ यार आ गया, कोई बात नहीं। ओके असगर जी, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं है वैष्णवी जी। वैष्णवी जी, आपको इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसीज कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप है क्योंकि यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड अमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन की पोजीशन भी जो है क्या है? फिक्स है कि ऊपर में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही होगा। और फोर्थ जो प्लेस है दैट इज आर। आर का मतलब है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ग्रुप आ जाएगा, कोई भी XYZ, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इस स्लाइड में ये कहना चाहती हूँ कि हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रखने के लिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाती है, ये है इसका फॉर्मूला आपको लिखना। देखो ये ही चीज है, बस मैंने यहाँ लिखा अलग तरीके से। आर है, आर लिखा है, यहाँ पे कैसे लिखा है कि CH को आपने साथ में कर दिया, ये दोनों जो CH है इनको कर दिया साथ में, आगे लगा दिया R, और साथ में कर दिया आपने क्या? एक साइड में NH2 है और दूसरे साइड में आपका COOH है।
बस यहाँ पे हो जाता है ये खत्म। चलिए जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेम ही है, देख रहे हो, ये और ये सेम है। कैसे? एन यहाँ पे भी है, एच को बस हमने ओपन कर दिया, COOH है, इसको भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बस ओपन कर दिया, नथिंग एल्स। चलिए जी, अब आ जाइए, सेम जो अभी तक आप चीज पढ़ते आ रहे हो ना, वही चीज हम लोग यहाँ पे फिर से बार बार थोड़ा सा चीजें को, कुछ कुछ चीजें जो है आपकी रिपीट होंगी। रिपीट इन द सेंस कि अभी आपने पढ़ के क्या आए हो कि अमाइनो एसिड्स क्या है बेटा। अमाइनो एसिड्स में हमारे दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या पढ़ा है हमने? अमाइनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? कार्बोक्सिल और अमाइनो, राइट? यही ग्रुप्स हमने पढ़े। अब आ जाते हैं कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप के बेसिस पे हम इनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? पहला सबसे कौन सा है? सबसे पहला है एसिडिक। अगर कार्बोक्सिल का नंबर 2 है, 2 कैसे होंगे? 2 हमारे होंगे ऐसे जी, फिर से यह डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। 2 होंगे हमारे ऐसे, जैसे हमको ये पता है कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, सॉरी एक COH यहाँ पे है, NH2 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इतना तो फिक्स है, यही हमने पढ़ा था। अब जो ये R वाली पोजीशन है ना, यहाँ पे अगर एक और कार्बोक्सिल ग्रुप ही है, यहाँ पे जो R वाला मेंबर है वो अगर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए? 2, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा एसिड। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो हमारा अमाइनो एसिड कैसा हो जाता है? कार्बोक्सिलिक, सॉरी एसिडिक। अब आ जाता है क्या कि यहाँ पे अगर अमाइनो ग्रुप का कोई मेंबर आ गया, कि यहाँ पे अब क्या हो गया कहानी, अब कहानी होगी उल्टी कि अमाइनो एसिड्स, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप तो एक है बट अमाइनो ग्रुप 2 हो गए, तो ये कैसा अमाइनो एसिड है? ये बेटा हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है। थैंक यू शमा परवीन जी, समझ में आया? और ये कैसा है हमारा अमाइनो ग्रुप? ये हमारा एसिडिक है। अब जो बाकी जो नॉर्मल वाला है वो हमारा ऐसा ही है कि एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो वो किस में आ जाएंगे? न्यूट्रल में। और ये आपके हैं नाम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद करना है तो अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि अब तुम लोग को आपको पता है कि अभी जब तक 20 तक बैचेस सेग्रीगेट नहीं हो रहे, तब तक फोटोन और कैटलिस्ट वाली जो क्लासेस हैं दोनों साथ में चलेंगी। मतलब कि आपको कॉम्पिटेटिव लेवल वाला जो है वहां तक भी पढ़ाया जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, मेरी ये बंद हो गया, हो गया इसे। हाँ जी, ठीक है। कौन सी स्लाइड है? नहीं 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 नहीं, कार्बोक्सिल और अमाइनो एसिड वाला हो गया। हाँ, देखो मैं आपको जो बताना चाह रही थी वो ये कि एसिडिक और बेसिक वाला और न्यूट्रल वाला, ये तीनों आपको चीजें समझ में आई? ये तीनों पहले आपको पूरा क्लियर हुआ? अब आपको क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास ये जो ये जो है कि आपको फोटोन और कैटलिस्ट दोनों के दोनों चीजें साथ में पढ़नी है अभी, अभी के लिए, जब तक 20 तारीख नहीं हो रही है। ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके बिलो 35 मार्क्स आए होंगे और उनके शायद ये सारी चीजें ऊपर से जा रही होंगी, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब है पलक, क्या बोलते हैं निधि जी, जो अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हो कि एक कार्बोक्सिल एक अमाइनो, ठीक है, एक कार्बोक्सिल और एक अमाइनो, तो दैट इज इन न्यूट्रल। देखिए जी, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हमारे पास अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। अभी मैंने आपको बताया अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। इसका मतलब है कितने फालतू हुए? 6 हमारे ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनका अमाइनो एसिड्स में कोई नाम नहीं है। उनका नाम क्या है? वो कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? BJOU X और Z। इन नाम से कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होगा। बाकी जितने अमाइनो एसिड्स हैं हर एक का नाम है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा A, तो A से एलानीन है, ठीक है। फिर मैंने लिखा आपका B से, देखो कोई नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा C, तो C से आपका सिस्टीन है। फिर मैंने लिखा D, तो D से आपका एस्पार्टिक एसिड है। फिर लिखा E, तो E से आपका क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। हर एक अल्फाबेट का एक अमाइनो एसिड नाम जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और जिनका कोई नाम नहीं है वो है हमारा BJOXZ। बट अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आती है ना, वो ये कहती है कि जो पायरोल लाइसिन है उसको हम O से डिनोट करेंगे, बट अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, इसलिए नहीं, बस एक आइडिया है, तो आप उसको लेके चलो। और जो सेलेनोसिस्टीन है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, अब आ जाती है कहानी जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि पूरे के पूरे अमाइनो एसिड्स को आपने क्या करना है? याद करना है जी। कैसे याद करोगे? कि आपको क्या दोनों तरीके से पढ़ने जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अमाइनो एसिड्स का क्या किया है बेटा? क्लासिफिकेशन कर दिया है। कितनों में क्लासिफिकेशन किया है? पोलर और नॉन पोलर में।
किसमें क्लासिफाई किया है? नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक है, नॉन पोलर को पहले पढ़ लेते हैं। नॉन पोलर में भी हमारे पास दो हैं, एलिफेटिक मतलब कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, और दूसरा एरोमेटिक जो कि एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर। फिर आ जाता है पोलर। पोलर में भी हमारे दो आ जाते हैं, आएंगे, जो कि एक हो जाएगा अनचार्ज्ड, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे अभी आपने पढ़ा था ये न्यूट्रल वाले। ठीक है, और एक आ जाएगा चार्ज्ड। ठीक है, और बाकी अगर आप देखोगे ना, अगर आप उस बेसिस पे, तो इन सब पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप एक थोड़ा सा दिमाग साथ में यूज करोगे, तो चार्ज वाले हमारे सिर्फ यही हैं, ये पांच। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? अनचार्ज, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। बट ये नॉन पोलर है, और पोलर हमारे ये है। सिर्फ एक ये डिफरेंस है आपका। समझ में आ रही है चीजें आपको डीपली? चलो जी, अब ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ना बेटा, ये सारे अमीनो एसिड्स के नाम ही हैं। अगर आप बात करते हो नॉन पोलर एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब समझते हो कि एक चेन चल रही है, नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। तो आपको जो वर्ड याद करना है, अनुष्का जी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जो वर्ड आपको याद करना है, आप सारे के सारे मैसेज में टाइप करो। उसका नाम है आपका गैवलिम। जी फॉर ग्लाइसिन, ए फॉर एलिन, वी फॉर वेलिन, एल फॉर ल्यूसिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एम फॉर मिथ्योनिन एंड पी फॉर प्रोलीन। मुझे पता है एक बार में याद नहीं हो सकता, तो ट्राई भी मत करो। ठीक है, 2-3 बार अभी क्लास ओवर होने के बाद, जिन बच्चों को सोना है, जिन रोज सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं, वो सो जाए। और जो बच्चे रात में पढ़ते हैं लेट नाइट तक, वो क्या करें, बस एक आधा घंटा या 15-20 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद बैठ के इस चैप्टर के नोट्स बनाओ। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बाकी टाइम लोग, बाकी जो आपके नोट्स हैं उनका वेट नहीं करते हैं, वो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, नोट्स भी बनाते रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, और वो रेगुलरली व्हाट्सएप पे मुझसे बात भी करते हैं। ठीक है, और उन्हीं के पास क्या है ना, डाउट्स भी उन्हीं के पास आते हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर में, एलिफेटिक में, जिनमें क्या चेन है, जो कि सिंपल एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में आते हैं। चेन आपको पता है ना, ये ऐसे वाली। और यहाँ पे नॉन पोलर में एरोमेटिक, मतलब कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे एक रिंग आ जाएगी, माइट बी बेंजीन वाली हो या पेंटागोनल वाली हो, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इनका नाम भी याद कर लो बेटा जी, कौन कौन से आ जाएंगे ये आपके आ जाते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर एलिफेटिक सबको समझ में आया। फिर आ जाता है नॉन पोलर एरोमेटिक, जो कि क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसमें आ जाता है, जिससे आप लोग तो छोटे छोटे हो, बस सबसे ज्यादा जोक्स किसके बनते हैं? हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के। हस्बैंड के तो नहीं, वाइफ के ही बनते हैं। ठीक है, क्या है ये? डब्लू मतलब, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि BJOUXZ, इनको छोड़ के हर एक अल्फाबेट का एक अमाइनो एसिड का एक नाम रिप्रेजेंट करता है। डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है ट्रिप्टोफैन को। किसको? ट्रिप्टोफैन को। वाई रिप्रेजेंट करता है टायरोसिन को। किसको? टायरोसिन को। और एफ रिप्रेजेंट करता है, आपको लग रहा होगा एफ है तो एफ से तो कोई अमाइनो एसिड नहीं है, बट आपको पता है कि पी से प्रोलीन है, तो पी से कोई और तो बन नहीं सकता। तो इसीलिए पी से एक और जो अमाइनो एसिड है, जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। अब देख रहे हो, फिनाइल साउंड भी वैसे ही कर रहा है, फिनाइल। अगर आप ऐसे भी लिखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी ठीक ठीक हो सकती है, बट इसकी जो रियल स्पेलिंग होती है ना, PHE होती है, पता है? तो ये भी आपका क्या है? एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो ये आपके हो गए फिनाइलएलानिन। फिर आ जाता है हमारा चार्ज पोलर वाले। और पोलर में भी कौन से? देखो, ये हो गया हमारा नॉन पोलर। फिर आ गया हमारा पोलर, उसमें भी कौन से? अनचार्ज, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो कौन कौन से हैं वो हमारे? CSTQN, ये है। आपको मेरे अकॉर्डिंग ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। सिस्टीन, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जीन, एंड एन वाला जो नाम है वो मैं भूल गई, ग्लूटामीन। ठीक है, एन से ग्लूटामीन। ठीक है, फिर आ जाते हैं पोलर में भी आपके चार्ज। चार्ज भी कितने हैं? दो टाइप के चार्ज, आपको पता है ना, अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो, एसिडिक और बेसिक, यही वाले। हाँ जी, एक अल्फाबेट से एक अमाइनो एसिड ही होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, पोलर से चार्ज, ये दोनों मतलब कौन से हमारे? ये हमारे पोलर हैं। कैसे हैं बेटा जी? हमारे पोलर हैं और चार्ज्ड हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस वाले पे है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपको पता है ना, SRK एक आपका फेमस हीरो है, शाहरुख खान। बट मैं किसकी फैन हूँ आपकी? मैम ऋतिक रोशन की। तो HRK लिख दिया उसको मैंने। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। हिस्टिडीन, आर्जिन, लाइसिन, के से लाइसिन। और ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आता है? हाँ जी, न्यूट्रल इज नॉन पोलर।
जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे, एलानीन, ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइलएलानीन, ये आप देख रहे हो, कहाँ गया ये, एलानीन, ग्लाइसिन, लाइसिन, यही पढ़े थे अभी, ये सारे के सारे नॉन पोलर है। चलो जी, आगे बढ़ जाओ। अब आ जाता है एक बहुत और इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हमारा क्या है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारा, जैसे सपोज करो एसेंशियल को आपको दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, कि ये हमारा एसेंशियल, इनमें से एक ये वाला सपोज कर लो, यहाँ पे एलानिन लिख दिया। अब बाकी आप पहचानो कि कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और हो सकता है कि आपको और कंफ्यूज करने के लिए वो कैसे पूछे कि ए ऑप्शन में ही वो 4 नाम दे दे, ठीक है, बी ऑप्शन में आपको क्या कर दे, सी में अलग, ठीक है। वो पूछेंगे कि कौन सी रो है जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड की है, सिर्फ एसेंशियल अमाइनो एसिड की। कितना भी टफ पूछ सकते हैं ना वो आपसे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे इजी तो नहीं पूछेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहले तो समझ लो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं क्या। देखो सारे के जितने 20 अमाइनो एसिड्स है ना, सारे के सारे हमारे लिए जरूरी हैं, बट कहानी हमारी यहाँ आके अटक जाती है। हम इनको एसेंशियल किस बात पे डिवाइड कर रहे हैं कि वो हमारी बॉडी में है या नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। तो एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, हमको क्या फूड से लेना पड़ेगा वो, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, मतलब कि हम डिपेंड करते हैं फूड पे, दैट मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड, तो हमें वो बाहर से लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। इसमें कौन से आते हैं, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। अभी इसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी याद करने का। फिर आ जाता है हमारा नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल हमारे वो अमाइनो एसिड्स ये नहीं है कि जो कि जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, हमारे अमाइनो बॉडी को सारे अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, बट नॉन एसेंशियल हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी है इन अमाइनो एसिड्स को बनाने की, ठीक है, दे आर कैपेबल टू बिल्ड अप दीज इनसाइड, ठीक है। तो ये कहीं से भी फूड पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो हमारी बॉडी अपने आप से बना लेती है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी फ्रॉम प्रोटीन ब्रेकडाउन। कैसे बनते हैं, अभी आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, जो कि क्या, प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। अब प्रोटीन अगर फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे आपको, आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। सिंपल सी बात है ये। और ये रहे आपकी इसकी लिस्ट, बट आपको जो याद करनी है ना बच्चे, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपसे सबसे पहले यही पूछने वाली हूँ, ठीक है, कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आप ये सारे जो 10 आपको जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। कौन से, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन एंड वेलिन, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा। अभी तक हमने अमाइनो एसिड्स में कितना पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH और NH2, पता है हमें, 2 से मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। देख रहे हो एक नई बात कि हमारे पास सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे लिए काम के हैं, या फिर कह लो 22 हैं, बट हमारी पूरे इकोसिस्टम में 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन से हैं जिनको हम 20 में इन्वॉल्व करते हैं, वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। दीज कंप्राइजेस प्रोटीन, क्या करते हैं ये सारे के सारे जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, यही मिल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। 22 अमाइनो एसिड्स हैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और ये सारे के सारे अपीयर होते हैं कहीं ना कहीं जेनेटिक कोड बनाने के लिए। कैसे होंगे वो, आप ये जो बात वाली है ना जेनेटिक कोड वाली बात, ये आप अपने देखोगे 12th क्लास में, ठीक है। बट अभी के लिए समझ लो कि अमाइनो एसिड्स का कहीं ना कहीं रोल होता है हमारा जेनेटिक कोड बनाने के लिए, ठीक है। अब जो अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई कि प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे या प्रोटीन को जब तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ये बात सबसे पहले किसने कही थी, तो ये एमिल फिशर जी एंड फ्रांस हॉफमेस्टर जी हैं जिन्होंने ये बात सबसे पहले कही थी। अब देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप अमाइनो एसिड को अलग अलग क्लासेस में कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पोलैरिटी के बेसिस पे मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया ही है, पोलर एंड नॉन पोलर। अब आ जाओ आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है ये आपका ज्विटर आयन। क्या है ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन हमारे अमाइनो एसिड्स ही हैं, बट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। कैसे पढ़ोगे इसको, आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि ये जो हमारा जो देखो, आपको पता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन, एक साइड पे COOH, ये तो आपको ना लास्ट तक क्लास में जाते जाते रटने वाला है, एक हमारा NH2,
ठीक है, ऊपर हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा वेरिएबल ग्रुप, यही पढ़ा था अभी अब तक। अब सपोज कर लो कि हमने इसको किसी चीज से ट्रीट किया और क्या हो गया ना, यह इसका एक हाइड्रोजन जो है उड़ा दिया। अब ये इसकी वैलेंसी गड़बड़ा गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। और वही हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ फ्री हुआ था, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, वो हमारा जाके अटैच हो गया इससे। अब इसके पास 3 आ गए, फिर इसकी वैलेंसी भी गड़बड़ा गई। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लॉस की वजह से और यहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन गेन की वजह से, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सबने पढ़ा है। यहाँ पे उस वजह से क्या हो गया, दोनों के दोनों चार्जेस आने लगे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। इसी को आप क्या कहोगे, ज्विटर आयन। जस्ट एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, NH2 पे कोई भी चार्ज नहीं है, राइट, बल्कि C डबल बॉन्ड O पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप पे आपका कौन सा चार्ज शो हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे आपका हाइड्रोजन आयन लॉस होने की, हाँ जी, नेगेटिव साइन शो होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन शो हो रहा है और इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ज्विटर आयन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज शो हो रहा है, वो भी नेगेटिव। और यहाँ पे भी कहानी क्या आ जाएगी हमारा, यहाँ पे कहानी हमारी ये दिखाई पड़ रही है आपको कि यहाँ पे COOH की वैलेंसी पूरी है, बल्कि हाइड्रोजन आयन पे एक एक्स्ट्रा, सॉरी नाइट्रोजन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन अटैच हो गया है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चार्ज आ रहा है, तो क्या हो गया, इसकी वैलेंसी भी गड़बड़ा गई, तो ये भी हमारा क्या है, ज्विटर आयन नहीं हुआ। तो अगर आपसे, क्योंकि एग्जाम में ना बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी आपको दे देगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से ज्विटर आयन कौन सा है। तो आपको लगेगा कि मैम ने कुछ चार्ज वाला बताया था, बट अगर आप जब तक आप श्योर नहीं हो कि कौन सा मैंने बताया था, तो आप क्या कर दोगे, सारे में चार्जेस का कुछ तो हो रहा है, मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, और आप इसको जैसे टिक करोगे ना, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ज्विटर आयन हमारा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए। अब क्योंकि आपको पता है कि अभी आपकी क्या, फोटोन और कैटलिस्ट दोनों की क्लासेस जो है सेम चल रही हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपकी जो नॉलेज से है ना, हो सकता है कुछ कुछ बच्चों के ऊपर से जाए, बट थोड़ा सा ट्राई करोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ज्विटर आयन जो है ना आपका एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, हाइब्रिड। जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है हाइब्रिड। अब किस चीज का हाइब्रिड है, कौन बताने वाला है मुझे, कोई तो बता दो मैसेज करके फटाफट कि ये ज्विटर आयन जो है किस चीज का हाइब्रिड है। नहीं, प्रियांशी जी, प्रोटीन का नहीं है। हाइड्रोजन आयन नहीं जी। ज्विटर आयन आप पढ़ रहे हो, किसके बेसिस पे हम उसको ज्विटर आयन कह रहे हैं, थैंक यू वैष्णवी जी, बचा लिया आपने अपनी क्लास को, बिल्कुल सही कहा है वैष्णवी ने। चार्जेस का, संजना ने भी अब बिल्कुल सही कहा है। संजना जी कहाँ चली गई थी आप भाई, पहले बता दिया करो आंसर। चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का हाइब्रिड है ये, थैंक यू सो मच। चलो जी, मतलब बच्चे इंटेलिजेंट हैं इस क्लास में। चलो, एन आयंस कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, एक आयन जिसमें आपके दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, देखो ये तो हमारी क्या होगी, अब बोलोगे मैम ये तो हमारी अमाइनो एसिड की डेफिनेशन भी है, बट आप जब लिखोगे ना तो आपको ये चीज मेंशन करनी होगी, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रुप्स जो है प्रेजेंट है ज्विटर आयन वाले में। नेक्स्ट चीज क्या है कि एक आयंस, इन आयंस में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको ज्विटर आयन कह रहे हैं, और नहीं बोथ। ठीक है, एंड आयंस विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, आई गेस फिफ्थ सिक्स क्लास के लगभग में, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर साथ में होता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। पढ़ा है ये बचपन में, कि मुझे तो अच्छे से याद है कि हमने पढ़ा हुआ है ये। इतने सारे बच्चे हो क्लास में, यस मैम लिखते हो ना, तभी मुझे समझ में आता है कि सारे जग रहे हो। मुझे लगता है ज्वाइन करके कहीं सो ना जाते हो फोन उल्टा करके। बिल्कुल सही, जब इनमें दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए ये। इसी वजह से इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या है, जीरो। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ज्विटर आयन को अच्छा वैष्णवी जी, हाँ अभी तो आपने आंसर सही दिया है, इसलिए तो आप तो प्रेजेंट मानी ही जाओगी।
ठीक है। जो ज्विटर आयन है उनको हम इनर सॉल्ट्स भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है ना कि इसमें से कौन सा इनर सॉल्ट है। अब भैया अगर आपको पता ही नहीं है कि ज्विटर आयन को ही हम इनर चार्ज कहते हैं, इसी तो आप आंसर नहीं बताओगे। नेट चार्ज का मतलब होता है बेटा ओवरऑल चार्ज। नेट चार्ज मींस ओवरऑल चार्ज। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव आपको बचपन वाला लॉ है ये मैथ्स का, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसीलिए उसका नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, शून्य। चलो जी आगे बढ़ जाओ फटाफट से, क्योंकि चैप्टर है बड़ा। फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं, ओके अनुष्का जी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिपिड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, अमाइनो एसिड्स हो गए खत्म। फिर आ गया हमारा लिपिड्स। लिपिड्स में क्या जाता है हमारा, लिपिड्स भी आपके क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आप मुझे बताओ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है। थैंक यू स्वास्तिका जी, थैंक यू अनुष्का। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वेरी गुड, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, पूरी क्लास जाग रही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो लिपिड्स भी हमारे क्या है, कार्बन कंटेनिंग। मतलब क्या कि बैकबोन जो होगी वो कहीं ना कहीं कार्बन की बनी होगी, राइट, यही मतलब है इसका। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है इसका कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बहुत सारे लिपिड्स का नाम आपको पता होगा, बिल्कुल सही, फैट्स वगैरह। इसीलिए कहते हैं ना कि वो पिज्जा बर्गर ये और जो ऑयली चीजें हैं वो कम खाओ, क्योंकि जितना मर्जी पानी पी लो उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। और ये सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, किसमें, वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल। अब कौन कौन से हैं बेटा, जितने भी फैट्स हैं, वैक्स है, स्टिरोल्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लिसराइड्स है, ये सारे आपके लिपिड्स हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर इनका सोर्स भी दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और बातें लिपिड्स के बारे में जान लेते हैं जो आप अभी पहले भी पढ़ के आए हो। आप सब के सब एक वर्ड से बड़ा फैमिलियर होगे, जिसको मैं हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। सुना है ये वर्ड, और अगर सुना है तो यस मैम नहीं, आप लिखो आपने कहाँ सुना है, ठीक है। लिपिड जो है आपके क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसका जो वेट है, बिल्कुल सही, क्या बात है वैष्णवी, आमरीन, संजना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सेल चैप्टर में हमने देखो लोगों ने नाम भी बता दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में पढ़ा था, बिल्कुल सही, ठीक है, क्या बात है, याद है इसका मतलब सारा। माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, नो यार माइटोकॉन्ड्रिया में कब पढ़ाया ये मैंने। चलो जी, क्या आ जाता है यहाँ पे हो जाता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये हमारे। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बेटा जी कि जो उसका वेट है ना वो 1000 डेल्टन से ऊपर होना चाहिए था। मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई अमरीन जी, आपका मैसेज मैंने देख भी नहीं पाई, इतनी जल्दी चला गया, अच्छा ओके ओके। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया वाला आपने लिखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा जी, हो जाता है कभी कभी, कंफ्यूज आ जाते हो सब। चलो, बट इनको हमने, इनका जो वेट है मैंने आपको क्या बताया कि 800 डेल्टन से कम है, मान ली ये बात। बट बाकी इनकी जितनी भी फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं हमारी, वो सारी की सारी फंक्शनल प्रॉपर्टीज आपकी कैसी हैं, पूरी की पूरी मैक्रोमोलिक्यूल्स वाली हैं, इसीलिए हम इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स में डालते हैं। अब आ जाइए क्या जाता है कि दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, किसके मोनोमर से। अभी आप जब न्यूक्लिक एसिड सॉरी अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे थे, आपको पता है आपने अमाइनो एसिड में क्या पढ़ा था कि अमाइनो एसिड के मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड को क्या कहते हो, फटाफट से बताना जरा। प्रोटीन, बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं आमरीन, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रोटीन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि फैटी एसिड्स के मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स, ठीक है। चलो जी, ये कैसे हैं, नॉन पोलर है, अभी जस्ट पढ़ के आए हो आप ये। इनका फंक्शन क्या है, अभी अभी आप सबने खुद से ही बताया, जो जब मैंने आपको ऑप्शन दिया फॉस्फोलिपिड का, कि कहाँ पे आते थे काम, सेल में पढ़ा था आपने, तो क्या कर रहे थे सेल में, लेयर बना रहे थे सेल में, आउटसाइड और इनसाइड वाली, तो वो क्या था, उनका स्ट्रक्चरल में उसको सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे थे। दूसरा क्या, जितने भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा, कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। और ये वाला पार्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में नहीं आए हो। सेल की सिग्नलिंग में बहुत टाइप के लिपिड्स होते हैं, कौन सा लिपिड कब आएगा, कैसे आएगा, उसका मतलब क्या रोल है, वो सारा काम करता है हमारा सेल सिग्नलिंग में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ आप। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, जिसका नाम है हमारा फैटी एसिड। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको भी मैं होमवर्क दूंगी, बिकॉज लास्ट क्लास के बच्चों को भी मैंने होमवर्क दिया है। अब देखिए क्या है, फैटी एसिड का सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी आपने अमाइनो एसिड्स पढ़े,
कितने फंक्शनल ग्रुप थे? 2, एक ये, दूसरा ये, राइट। बट जब आप बात करते हो फैटी एसिड की तो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? सी डबल बॉन्ड ओ एच। और ये जो है वेरिएबल, वो वेरिएबल क्या हो सकता है आपका? दिस कुड बी योर CH3। डेफिनेशन समझ में आई फैटी एसिड की क्या है? अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। वो किससे अटैच्ड है? आर ग्रुप से अटैच्ड है। अब ये आर हमारा जो है वेरिएबल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ, क्या है इसमें कहानी कि आर ग्रुप अब क्या हो सकता है? सिंपल मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और हाईएस्ट जो इसका नंबर जा सकता है ना, जो CH2 की तरफ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दो और लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? ये 19 कार्बन कंपाउंड तक बना सकते हैं, 19 कार्बन ऐसे अटैच कर सकते हैं इस वाले आर वाले पोर्शन पे। समझ रहे हो बात? चलिए जी, यहाँ पे मैंने कुछ फैटी एसिड्स के नाम लिखे हैं, पाल्मेटिक एसिड और आराकिडोनिक एसिड। बट आपका होमवर्क ये है कि आपको इसको करना है 7। 7 मतलब 5 अपने आप से खोज के लाएंगे आप। आगे बढ़ जाओ जी। फैटी एसिड बहुत प्यारा सा और छोटू सा ही टॉपिक है, ज्यादा मेहनत उसमें है नहीं। फैटी एसिड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड की कहानी हमारी ये हो जाती है कि यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की एक लाइन चलती आ रही है, देख रही हो? अभी हमने जो फैटी एसिड पढ़ा यही तो पढ़ा था कि ये COOH है और यहाँ पे ये R वेरिएबल लगा हुआ था। ये R हमारे क्या है? ऐसे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने तक जा सकते थे ये? 19 तक, राइट। यही पढ़ा था हमने, तो ये वही है। और सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। अब जिसमें एक से ज्यादा डबल, एक मतलब एक, और जैसे ही एक आ जाता है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आ गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो जैसे ही एक भी आ जाता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया सारा का सारा इसमें? कुछ भी दिक्कत बता दीजिए जी प्लीज, और क्लियर है तो फटाफट से यस मैम लिख दो। क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलो अब आ जाओ जी नई कहानी पे। नई कहानी में आपकी हमारी बात क्या जाती है? आ जाता है हमारा ग्लिसरॉल। फैटी एसिड तक सब क्लियर हुआ, सबके बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब ग्लिसरॉल का भी समझ लो। ग्लिसरॉल का जो क्या है, दूसरा नाम है, वो क्या है हमारा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और लिपिड्स वाला क्या बोला बेटा आपने? मैम लिपिड का सेकंड पॉइंट बता दो। चलो जी इनकी भी थोड़ी सी सुन लेते हैं, सेकंड पॉइंट बता देते हैं लिपिड्स का। लिपिड्स 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 लिपिड्स, ये वाला, दे आर मैरिड। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंट छोटे छोटे अमाइनो एसिड, अलग अलग अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो जो ये फैटी एसिड्स आपने पढ़े हैं ना, ये रेकोमेडोइक एसिड, पैलेमेटिक एसिड और डिकॉइक एसिड, ये सारे के सारे इकोइक एसिड, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? आपके लिपिड्स बनाते हैं। अलग अलग फैटी एसिड्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं? लिपिड्स। ठीक है, यही बात लिखी है इसमें। चलिए जी, ग्लिसरॉल की कहानी क्या रहती है? ग्लिसरॉल की कहानी और भी इंटरेस्टिंग, सबने पढ़ा होगा ये वाला चीज, मीथेन, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ऐसे यही होता है। प्रोपेन को, प्रोपेन यही है हमारा, CH3 CH2 CH2 CH3, यही होता है प्रोपेन। अगर हम ऐसे चेन बनाए तो, चलो अच्छी सी बना देते तुम लोग के लिए, CH3 CH2 CH3, ऐसे बना सकते हो आप प्रोपेन। बट अगर यहाँ पे इस प्रोपेन में सब पे, सारे पोजीशंस पे, तीनों पे एक एक OH आ जाता है। देखो ये हमारा क्या है? अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विथ, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। ये है इसका फॉर्मूला कि हर एक जो कार्बन कंपाउंड जो है, कार्बन उस पे आपका क्या है? OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? तीनों है, क्योंकि प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3 ही नंबर के कार्बन है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। जैसे फैटी एसिड्स में भी आप जा रहे थे तो कितने 14 तक कार्बन पहुंच जा रहे थे। बस ग्लिसरॉल की स्पेशलिटी क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है ये। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना, अलग अलग जगह जब आप उसमें पहुंचोगे ना, आई गेस ग्लिसरॉल वाला किस में आएगा, हाँ प्लांट्स या एनिमल वाले में, तब आपसे पूछा जाती है, तब आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आपको कितना याद है। ग्लिसरॉल हमारा कितना है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ये वाले आपके क्या कर रहे हैं? इन सब पे क्या आपका? तीनों पे OH ग्रुप आपका अटैच है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं?
ट्राई हाइड्रोक्सी, तीनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और प्रोपेन तो ये है ही। ठीक है, अब देखो कहानी क्या जाती है कि बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं, मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल भी एंड फैटी एसिड भी। क्या 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 कहानी होगी ये कि हमारा जो ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, दैट मीन्स कि CH2OH, CHOH, इसके साथ साथ आपका क्या अटैच होगा? इसके साथ अटैच होगा बेटा आपका क्या? फैटी एसिड। अब अगर आपका फैटी एसिड सिर्फ पहले वाले पे अटैच है, सपोज के लिए हम ले रहे हैं, आपको देखो वैलेंसी भी मेंटेन रखनी है, केमिस्ट्री आप वहां से पढ़ रहे हो बट थोड़ी सी अप्लाई यहाँ पे होगी। अब इस क्लास में कोई बच्चा ये मत कहना कि मैम लग नहीं रहा बायो पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम आपको ऐसा लगेगा, एटलीस्ट 10-15 दिन। उसके बाद आप फिर से हम लोग जब ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट स्टार्ट होगा, फिर से हम पूरी शुद्ध वाली बायो पे उतर आएंगे। चलिए जी, क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे एक आ जाएगा फैटी एसिड। फैटी एसिड अभी पढ़ के आए हो आप, CH2 CH2 CH2, और कितने भी कितने 19 तक कर सकते हैं हम यहाँ पे, और CH3, चलो हम 5 ही लेके चलते हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ पहले वाले पे है या फिर किसी तीनों में से किसी एक पे है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? मोनोग्लिसराइड। अगर तो ये आपके दूसरे वाले पे भी आ जाता है, ठीक है, ये दूसरे वाले पे भी आ गया आपका, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? डाइग्लिसराइड। और अगर, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्या तीनों में ऑप्शन है कि आप उसमें एड ऑन कर सकते हो, यहाँ पे भी आ गया, तो इसको आप क्या कहोगे? ट्राइग्लिसराइड। क्या फोर्थ वाले ग्लिसराइड के लिए पोजीशन है यहाँ पे? है या नहीं? फटाफट से बताओ। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोपेन है और प्रोपेन क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। थैंक यू जी। मैं बीच बीच में इसलिए पूछ लेती हूँ ना, कहीं तुम लोग सो ना गए हो। चलो, क्या है? दे आर कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। अब इनको हम फैट्स और ऑयल की कैटेगरी में कब क्या रखते हैं? जब हम पढ़ते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, इसका पता कर लेते हैं। अब आ जाओ जी, बस एक छोटी सी चीज ऐड होगी, ठीक है, नथिंग ज्यादा, बस एक छोटी सी चीज ऐड होगी। वो क्या? कि अगर लिपिड्स में, जितने अभी आपने लिपिड्स पढ़े ना कार्बन कंटेनिंग वाले, उसमें एक साइड पे कहीं पे फॉस्फेट अटैच्ड है, PO4 करके होता है ना, इसकी वैलेंसी 5 होती है, ठीक है, PO4 अटैच्ड है, तो उसे आप कहोगे फॉस्फोलिपिड। और आप सारे के सारे फॉस्फोलिपिड्स पढ़ के आ रहे हो, राइट? याद है ना हम लोग अभी अभी जब मैंने पूछा था तब आपको याद था उस टाइम पे, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जब हमने पढ़ा था, ऐसे करके थे ये, राइट? ये आपके क्या थे बेटा जी? फॉस्फोलिपिड्स ही तो थे, याद है? बायोमेम्ब्रेन जो बायोमेम्ब्रेन बोलते हैं, हाँ बायोमेम्ब्रेन जो, हाँ जी, थैंक यू जी असगर जी। तो ये आपके क्या है? फॉस्फोलिपिड्स थे। तो इसमें क्या हो गया था चेंज, कि लिपिड्स के साथ आपके फॉस्फेट बस अटैच हो जा रहे थे, मतलब स्ट्रक्चर इसका ऐसा दिखता है। बट जब हम इसका केमिकल पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमारे क्या सेल की बात हो जाती है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स की। वो सेल भी जो है कितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। तो बस यही चीज है कि मेम्ब्रेन्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये बात आप पढ़ चुके हो, एंड फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल। फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल अब क्या है? फॉस्फोलिपिड तो आपको पता है कि फॉस्फेट जो है अटैच होता है लिपिड के साथ, और लिपिड भी आपको पता है क्या होते हैं? CH3 मतलब ये पूरा ऐसे करके चेन चलती जाएगी, लास्ट में बस एक फॉस्फेट ग्रुप, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे ये रहा। मैं वही सोचू ये आर क्यों दिख रहा है मुझे, एक्चुअली ब्लू है ना तो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे ना, देखो, एक 5 होता है ना फॉस्फेट की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो ये देखो यहाँ पे 5 चेन प्रेजेंट है इसकी, तो ये फॉस्फेट ग्रुप आपका फैटी एसिड के साथ अटैच्ड है। अब वो फैटी एसिड कितना भी हो सकता है, कितना है बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है ये, ठीक है, तो यही आपका क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। अब फॉस्फोग्लिसरॉल कैसे बनता है? फॉस्फोग्लिसरॉल एसाइल ग्लिसरॉल आर लिपिड कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप। इनका बस थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट है, सेम ही कहानी है। अब आ जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पहले इसका एक सबसे बेसिक चीज पता होगी। और वो बेसिक चीजें बेटा हमारी क्या? नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप, मैं आपको फिर से फर्स्ट वाले टॉपिक पे ले जाऊं तो आपको अभी ये समझ में इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि हर एक पे दिया हुआ है ना कि नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा बट फॉस्फेट बेस नहीं। तो ये एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस है क्या? तो पहले तो मैं आपको यही समझा देती हूँ कि नाइट्रोजनस बेस हमारे क्या चीज है। ये आपके, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ये आपके ये पांचों चीजें, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या है आपके?
कौन बताएगा मुझे? ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? वैसे आंसर इसका सामने लिखा हुआ है स्लाइड पे, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितनों को पता है। नहीं, नाइट्रोजन बेस तो है, मान ली बात, बट ये बनाते क्या है मिलके? बिल्कुल सही वैष्णवी जी, सबसे इंटेलिजेंट बच्ची मुझे लगता है वैष्णवी है इस क्लास की। बिल्कुल सही आंसर दिया है वैष्णवी ने कि ये हमारा डीएनए और आरएनए बनाते हैं। आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो बनाते हैं। बस डिफरेंस थोड़ा सा इसमें ये आ जाता है कि डीएनए में हमारे, देखो ये हमारे नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, ये पांचों हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको सबके नाम याद होने चाहिए, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। बस, हाँ जी आयुष जी बिल्कुल सही आंसर दिया, बस थोड़ा सा लेट दिया। ठीक है, तो एडेनिन यहाँ पे भी है, डीएनए में भी, आरएनए में भी। देखो आपको ये भी पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक हो सकता है, या डीएनए या आरएनए, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। चलो, फिर क्या है, गुआनिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आप डीएनए में देख रहे हो कि साइटोसिन यहाँ पे भी है और साइटोसिन यहाँ पे भी है। डिफरेंस आ जाता है हमारा थाइमीन और यूरेसिल में। डीएनए में हमारा थाइमीन प्रेजेंट होगा और आरएनए में यूरेसिल। ये बातें कितनों को क्लियर हुई? अच्छा, एक चीज और साथ में सीख लो, ये हो गया पहला पॉइंट, पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आपको वैसे इस चैप्टर को ना बहुत ब्रॉड में पढ़ोगे आप इन 12th क्लास, बट क्योंकि आपके इस सब्जेक्ट में, इस 11th में थोड़ा सा इसका दिया हुआ है, तो आपको ये चीजें समझनी जरूरी है। हमारा जो एडेनिन है, ये हमेशा पेयर बनाता है थाइमीन के साथ। कितने बॉन्ड्स के साथ? दो बॉन्ड्स के साथ। और हमारा जो गुआनिन है, वो पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ। कितने बॉन्ड्स के साथ? तीन बॉन्ड्स के साथ। बट एक कहानी और सीख लो कि ये तो हमारे डीएनए की बात है। आरएनए की कहानी क्या होगी कि आरएनए में भी सेम, गुआनिन जो है तीन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से तो बनाएगा, बट एडेनिन बनाएगा दो के साथ यूरेसिल से। ये दोनों पॉइंट्स कितने बच्चों को क्लियर हुए हैं और कितने चाहते हैं कि मैं एक बार और रिपीट कर दूं? फटाफट से बता दो, तुम लोग के पास तो वैसे भी बहुत टाइम होता है, लास्ट वाले बैच के बच्चे हो। दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए हैं? फटाफट से यस मैम लिख दो अगर आते हैं। वैष्णवी यार आप तो मत बोलो कम से कम रिपीट करने के लिए। चलो, फिर से सुन लो एक बार। ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस का मतलब ये होता है कि अभी आपने ये आंसर दिया कि डीएनए और आरएनए क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए और आरएनए क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। अब ये डीएनए आरएनए जो है ना, किस किस चीजों से मिलके बने हुए हैं, हमें वो पता करना है। तो डीएनए में हमारे चार नाइट्रोजनस बेस आते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। आरएनए में भी हमारे चार ही नाइट्रोजनस बेस आते हैं, सिर्फ डिफरेंस आ जाता है, थाइमीन की जगह वहां पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और पहले जब ना ये क्या बोलते हैं, नीट थोड़ा मतलब नीट का नहीं, मतलब सारे के सारे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम बिगनर्स लेवल वाले थे या छोटे थे, क्योंकि उस टाइम तक क्या टीचिंग का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं था, जैसे मैं अब तुमको यहाँ पे बैठ के चंडीगढ़ से बैठे बैठे पढ़ा रही हूँ आराम से। बट उस टाइम पे क्या था कि आपको पर्टिकुलर कोचिंग में जाके ही पढ़ाई हो रही थी। तो उस टाइम तक क्या चीजें क्या थी, थोड़ी सी इजी भी थी। तो ये वाले क्वेश्चन जो थे ना, सेलानोसिस्टीन वाला या ये वाला, बहुत ही इजीली से पूछ लिया जाता था। बट अब ना ये क्वेश्चन नहीं आते, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, बट उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, माइट भी वो आपको क्या कर दे कि सबका स्ट्रक्चर बना के दे दे कि कौन सा आरएनए में होता है, कौन सा डीएनए में होता है। अब जब तक आपने ये स्ट्रक्चर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर्स को रट लो, रट लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये आपको हमेशा काम ही आने वाले हैं। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब इनफैक्ट आप ना सबसे छोटी चीज समझ लो कि ग्रेजुएशन भी करा ना किसी बेसिक कॉलेज से भी, तो ये तो कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे। तो बेटर है, अगर आपके पास अभी टाइम है तो इसको रट लो। तो ये चीजें है ना, आपको बहुत अच्छे से याद पता होनी चाहिए। ये वाला अब पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो ये एडेनिन है, वो हमेशा पेयर करता है थाइमीन के साथ। बात किसकी होगी? जब डीएनए की बात होगी। ठीक है, और कितने बॉन्ड से? दो बॉन्ड से। और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ करेगा, कितने बॉन्ड से? तीन बॉन्ड के साथ। खत्म बात। वही कहानी ये आरएनए की है। आरएनए में क्या है कि गुआनिन आपका साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, कितने के साथ? तीन पेयर बॉन्ड्स के साथ। और एडेनिन के जगह के साथ क्या आ जाएगा? यूरेसिल। अब क्लियर है सबको? जल्दी से बोलो अब। वैष्णवी जी कहाँ गई आप? मेरे को बता के सो तो नहीं गई? ओके जी, चलो जी। एक बार और रिकॉर्डिंग में सुन लेना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कल मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी। अब आ जाओ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को समझने के लिए, क्योंकि अगर आपने नाइट्रोजनस बेस नहीं पढ़े होते ना, तो आप न्यूक्लियोटाइड नहीं समझ सकते। दैट इज, मतलब मैं उसको मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ। देखो अब एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स आर क्लोजली इन्वॉल्व इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
आपको मैंने डीएनए आरएनए दोनों का नाम बताया था, दोनों के दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के केस में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों क्या है, प्रिजर्वेशन, मतलब कि जैसे हमारे जो गुण है, जैसे आप जो हो अपने भाई बहन को और अपने मॉम डैड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेवल पे क्यों रखते हो? लोग कहते हैं ना, किसी एक मूवी में भी था कि डीएनए है वो पहचानता है एक दूसरे को, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर चलो इस तो इमोशनल वाला ट्रैक छोड़ो, आप नॉर्मल उस पे आ जाओ कि हमारे पुराने जमाने में क्या थी, लोगों की पूंछ थी, बट पूंछ का कोई यूज नहीं था। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होने लगी, वो पहले पूंछ छोटी होने लगी और फिर वो एक टाइम पे आके कट गई। तो वो जो उसका गुण था, वो कहीं ना कहीं डीएनए भी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि हम क्या अब बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं कि सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सेल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स में भी हम न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, प्रिजर्व कर रहा है ये सारे के सारे कैरेक्टर्स। मतलब अभी अगर आप ये देखो, दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको पता है कि मछलियों की सबकी आंख होती है, ठीक है, बट जो मछलियां बहुत ज्यादा डीप सी में रहती हैं, एकदम एकदम डीपेस्ट वाले सी में रहती है, ठीक है। दो एग्जाम्पल देखो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये आपका एक समुद्र है, ये सबसे गहरा लेवल वाला है। हम लोग मान लेते हैं 1000 मीटर, मुझे नहीं पता इतना होता है या नहीं, 10,000 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं 5,000 आएगा और ये कहीं ना कहीं 7,000 मीटर आएगा, ठीक है। तो 5,000 मीटर वाले की जो आंखें होंगी ना, वो नॉर्मल होंगी उन मछलियों की, इंसान की नहीं, पानी में 5,000 मीटर वाले जो आंखें होंगी नॉर्मल होंगी। 7,000 मीटर में क्या होगा कि क्योंकि ना ऊपर तक यहाँ तक तो लाइट पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट जो है, ये अवंती की सनलाइट ले लो, ये यहाँ पे पड़ रही है, तो उन मछलियों को नॉर्मल दिख रहा है। बट यहाँ तक जो रेस है ना, कुछ कुछ ही रेस पहुंच रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे जो शाम टाइम वाले नहीं जाता है, तो थोड़ा सा अंधेरा आने लगा है, ठीक है, थोड़ी सी रोशनी कम है। तो उनकी जो आंख होगी ना, कैसे होगी, ऐसी बड़ी बड़ी सी, क्योंकि वो आंखों को बड़ा करके देखने की कोशिश करेंगी। और 1000 मीटर में क्या हो जाएगा कि सन की रेस बिल्कुल पहुंच ही नहीं रही है, तो उन जो फिश है उनमें आंख का जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट है, वो चीज प्रेजेंट है, बट वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो अंधेरे में अपने घूम रही, वो बाकी जो सेंस ऑर्गन्स है उनकी हेल्प से अपना काम चलाती है। तो ये सब क्या है, ये सब जो जेनेटिक जो 1000 मीटर वाली है, वो अब जो इनकी जो बेबीज होंगे, उनमें क्या होगा, ये चीजें ट्रांसमिट होंगी, क्यों, क्योंकि उस जो डीएनए है उसने इस चीज को प्रिजर्व करके रखा है अपने में, और ये नेक्स्ट जो जनरेशन उनकी आएगी उसमें ट्रांसफर होती रहेगी। समझ में आई डीएनए और आरएनए की कहानी की ये क्या कर रहे हैं? अब समझ लो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को भी, और इसके बाद हमारा सेशन एंड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की कहानी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स में हमारी तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए मैंने ना दोनों को, मतलब अभी आपको नेक्स्ट उसमें समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। नाइट्रोजनस बेस आपको अब बहुत अच्छे से पता है, नाइट्रोजनस बेस क्या है। डीएनए आरएनए भी आपको पता है, आप 10th से पढ़ते हैं। अच्छा, डीएनए आरएनए आपने बचपन बचपन नहीं, 10th क्लास में पढ़ा है ना, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं उनमें, मतलब पूरे तो नहीं, बट अभी एक डिफरेंस बस मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, बता दूंगी, ठीक है। क्या है, इसमें हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ये ठीक है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे यूरेसिल, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट कहानी क्या जाती है, शुगर भी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे डीएनए आरएनए को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये लिखना है कि द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होंगी, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, वो डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं, बट ये याद रख लो कि नाइट्रोजनस बेस होगा, साथ में एक शुगर होगी। शुगर अब वो भी डिपेंड करती है, अगर डीएनए है तो कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए है तो कौन सी शुगर होगी, राइबोज, ठीक है। सिर्फ एक एच और ओ OH वाला थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि राइबोस में क्या ओ OH आता है, और डीऑक्सी मतलब कि ओ गायब हो गया, सिर्फ हाइड्रोजन आयन रहेगा उसके ग्रुप में। जब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे 12th में, तब मैं आपको उस टाइम पे समझाऊंगी। और आपका फॉस्फेट ग्रुप आता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है नीचे। अब क्यों लिखा है नीचे, अब समझ में आएगा। समझ में आया न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, फटाफट से सब लिखो, पूरा का पूरा नहीं लिखना है तो नाइट्रोजनस बेस को एनबी प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट को आप पीओ भी लिख सकते हो। इतना इतना सारे के सारे, आई वांट एवरीवन टू टाइप दिस, जितने भी बच्चे क्लास में हैं अभी, फटाफट से लिखो। बस सेशन हमारा एंड होने वाला है, एक ही स्लाइड रह गई है, वी आर अबाउट टू एंड। बस उसके बाद जिनको डाउट्स है बस वही रहेगा, बाकी सब फटाफट से भाग जाना। थैंक यू श्वेता, इतनी देखो इतनी जल्दी बच्चे लिख रहे हैं। स्वास्थ्य कामरीन, वैष्णवी जी कहाँ गई? असगर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो जी, इसका मतलब है आपने लिख लिया ना, तो आपको ये खुद को याद भी हो गया कि हम किसकी बात करें, कि न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों चीजें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर राइटिंग। अब आ जाता है डिफरेंस हमारा न्यूक्लियोसाइड पे। न्यूक्लियोसाइड में भी सब है सिवाय फॉस्फेट के,
अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में फीड कर लो। न्यूक्लियोटाइड में देखो टी से तीनों है। देखो तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते एक मुझे वो मिल गया कोड। अब कल की बैचेस में भी यही पढ़ाऊंगी। टी फॉर तीनों। कौन से तीनों? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों है। ठीक है। और एस फॉर क्या हो गया? कुछ एब्सेंट है, न्यूक्लियोसाइड। क्या एब्सेंट है? वो भी फॉस्फेट ग्रुप। बस यही कहानी आती है, हमारा डिफरेंस आ जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में। अब ये जो डीप वाला है ना, ये आपको पढ़ाऊंगी मैं तब जब थोड़ा सा इस चैप्टर का ब्रॉड टर्म में जाएंगे तब। अब वही बच्चे क्लास में रुके जिनको कुछ पूछना है, बाकी सबके लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, सारे के सारे जा सकते हैं आप। अगर आपको मतलब कोई डाउट नहीं है तो। एंड आई विश कि कोई डाउट ना हो किसी के पास यार। बाय बाय प्रिया जी, गुड नाइट। थैंक यू सो मच असगर जी, थैंक यू सो मच। बाय श्वेता, शमा, बाय खुशनुमा। खुशनुमा प्रवीण, नाइस नेम, बहुत बड़ा नाम है बट। गुड नाइट नूपुर जी। थैंक यू वैष्णवी जी, मुझे अच्छा लगता है आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना। बहुत जो इंटरेक्ट करते हैं क्लास में, आई लव टीचिंग देम। नूपुर जी, यू टू हैव स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय पीयूष जी, गुड नाइट। यू वेलकम डियर, यू वेलकम। आप सारे भी जा सकते हो भाई, फोन ऑन करके सोने वाले बच्चे तो नहीं हो तुम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब आप लोग नहीं जा रहे हैं तो मैं आपको जबरदस्ती भेज दूंगी।